नालिनी और विजय काफी अमीर होते हैं। दो बेटे होने के बाद भी उन्हें अब एक बेटी पैदा होती है, जिस कारण वो दोनों बहुत खुश होते हैं। नालिनी जी, विजय जी, आप दोनों को इस संतान से बहुत बड़ा खतरा है। क्या? लेकिन पंडित जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ पंडित जी, आखिर ऐसी कौन सी वजह है? अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ? इस लड़की के कुंडली में ही दोष है। हे भगवान जी! और इस दोष के अनुसार अगर ये लड़की आप लोगों के साथ रही तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब तक आपकी बेटी पूरे 21 साल की नहीं हो जाती तब तक आपको इसे हमारे गुरुजी के आश्रम में भेजना होगा, और जब ये 21 साल की हो जाएगी उसके बाद ये आपके पास वापस चली आएगी। नहीं नहीं, मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी। देखिए नालिनी जी, आपकी बेटी और आपकी भलाई के लिए ये त्याग तो आपको करना ही होगा, पर हम अपनी बेटी से मिलने तो आ सकते हैं ना, और उससे बातचीत भी कर सकते हैं। नहीं विजय जी, इसके इस दोष के कारण इसके परिवार वालों की इस पर छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, और तो और आवाज भी नहीं सुननी चाहिए। अब क्या करें, दोषी इतना भयानक है। आप आर्थिक मदद कर सकते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी, लेकिन आपको इससे दूरी बनाए रखनी होगी। पंडित जी की बातें सुनकर नालिनी और विजय बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को गुरुजी के आश्रम में भेजना ही पड़ता है। 21 साल बाद अब नालिनी के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। छोटे बेटे अनुज की शादी स्वाति से और बड़े बेटे माधव की शादी वर्षा से। एक दिन अचानक से विजय को एक मैसेज आता है। अरे ये क्या? ये तो किसी अननोन नंबर से मैसेज आया है, और ऊपर गुरु मोहनदास जी के आश्रम का नाम लिखा है। दिखाइए तो। अरे यहाँ पे तो किसी लड़की की भी तस्वीर है, और लिखा है कि ये हमारी बेटी है, जिसका नाम गुरुजी ने सुहानी रखा है। अरे वाह! और इसमें ये भी लिखा है कि वो हमारे पास आती ही होगी, वो भी किसी भी समय। क्या? इसका मतलब हमारी चुटकी आ रही है? हाँ माधव बेटा, क्योंकि अभी 21 साल पूरे हो चुके हैं। अरे वाह पापा, इस मौके पर तो पूरा घर फूलों से सजाना चाहिए। स्वाति, वर्षा भाभी, जाइए बढ़िया से पकवान बनाइए, हमारी चुटकी जो आ रही है। हाँ अनुज जी, देवर जी, हम जरूर बनाएंगे। माँ देखो तो, कितनी सुंदर दिखती है हमारी चुटकी। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। इतने सालों तक उसके दोष के कारण हमें सुहानी का चेहरा भी देखने नहीं दिया, लेकिन अब इस चेहरे को देखकर मेरा मन तो प्रसन्न हो गया। सच में माँ, ये खबर सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है मानो घर में आज दिवाली है। घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं, और थोड़ी ही देर में सुहानी घर पर दस्तक देती है, और उसके साथ आश्रम से एक ब्राह्मण भी आते हैं। अब आपकी बेटी के जीवन का वो दोष मिट चुका है, और अब ये आपके साथ रह सकती है। ये मेरा परिवार है। हाँ मेरी बच्ची, आजा। बिटिया आजा मेरी लाडो। सुहानी सबको मिलकर रो पड़ती है, और सभी लोग खुशी के आंसू बहाते हैं। इतने सालों बाद आने के कारण उसे खूब लाड़ प्यार किया जाता है। ये ले बिटिया, ये मटर कचौरी है, खा ले इसे। वाह माँ, ये कचौरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में मजा ही आ गया। तो सुहानी, आश्रम से यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा भाभी, मैं हमेशा अपने परिवार से मिलना चाहती थी, लेकिन कभी मिल नहीं पाई। लेकिन आज आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे इतने सालों तक आश्रम में रहने के बाद मेरा वहां पर भी एक बहुत अच्छा परिवार बना है, इसीलिए गुरुजी और बाकी लोगों से मिलने के लिए मैं वहां पर जाया करूंगी। बहुत खूब सुहानी। और बेटी,
तेरे आने से घर में रौनक आ गई है। सभी खूब बातचीत करते हैं। फिर बाद में कमरे को चुनते समय सुहानी को स्वाति और अनुज का कमरा बहुत पसंद आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर कमरा है और कितना बड़ा भी है। मैं इसी कमरे में रहूंगी। यहाँ पर एसी, मिनी फ्रिज, बड़ी बड़ी अलमारियां और आईने, सब कुछ है यहाँ पर। पर सुहानी, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती क्योंकि ये मेरा और तुम्हारे भाई का कमरा है। नहीं स्वाति भाभी, मैं रहूंगी तो इसी कमरे में रहूंगी। आप और अनुज भैया मेरे बनाए हुए कमरे में चले जाओ। पर सुहानी, अब ये दोनों एकदम से अपना कमरा कैसे बदल सकते हैं? तुम्हारे लिए बनाया कमरा इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत सुंदर है, मेरा विश्वास करो। लेकिन वर्षा भाभी, ये दोनों मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? मैं यहाँ पर इतने सालों बाद आई हूँ और मुझे यही कमरा पसंद आया है। पर सुहानी, मेरी बात भी समझने की कोशिश करो ना। ठीक है स्वाति भाभी, आपको मेरी कोई कदर ही नहीं है। जाने दीजिए, रहिए आप इसी कमरे में। सुहानी रूठकर वहां से चली जाती है और उसके बाद वो अपना कंबल लेकर बाहर आंगन में सो जाती है, जहां उसे बहुत ठंड लगती है। और उसे आंगन में देखकर नालिनी और विजय चौंक जाते हैं। अरे सुहानी बिटिया, तू यहाँ पर क्यों सो रही है? अरे इतना बड़ा बंगला है, उसके बाद भी तू यहाँ पर क्या कर रही है? बेटा, अब तो आश्रम में नहीं बल्कि अपने आलीशान बंगले में रह रही है और ये पूरा बंगला तेरा ही है लाडो। तो फिर तू यहाँ पर क्यों सो रही है? नहीं माँ पापा, ये अगर मेरा बंगला होता तो स्वाति भाभी और वर्षा भाभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते। मतलब क्या किया उन दोनों ने? फिर सुहानी बड़ा चढ़ाकर सारी बातें बताती है और उसकी बातें सुनकर नालिनी और विजय बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो दोनों अपनी बहुओं को खूब डांटते हैं। अरे इतनी बुरी कैसे हो सकती हो तुम दोनों? ये तुम्हारी ननद है, इस घर की बेटी है और पूरे 21 साल बाद आश्रम से खुद के घर में आई है और उसके बावजूद भी तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। लेकिन पापा जी, हम तो बस स्वाति, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अरे बस एक कमरा ही मांगा है ना इसने, थोड़ी ना तुमसे तुम्हारे जेवर या पैसे मांग लिए। बच्ची है वो, इतने सालों से आश्रम में रही है और अब जो उसे पसंद आएगा वो देना तुम्हारा फर्ज है, समझी कि नहीं? ठीक है माँ जी, हम माफी चाहते हैं। आइंदा से अगर हमारी बेटी को दुखी किया तो देख लेना, हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। इसकी हर एक छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखना। जा बेटा, तू हॉल में जाकर टीवी देख, तब तक मैं नौकरों से कहकर स्वाति और अनुज का कमरा खाली करवाता हूँ और तेरा सामान वहीं पर शिफ्ट करवाता हूँ। ठीक है पापा। अब सुहानी अनुज और स्वाति के कमरे में ही रहने लगती है। वही उन दोनों को ना चाहते हुए भी सुहानी के लिए बनाए गए कमरे में शिफ्ट होना पड़ता है। हमारा पुराना कमरा ही सही था, मुझे अब इस नए कमरे में एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। ये वाला कमरा तो हमारे कमरे से भी बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उस कमरे में हमारी कितनी यादें थी। अब क्या कर सकते हैं स्वाति, छुटकी की खुशी हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो इतने सालों बाद जो आई है यहाँ पर, और इसीलिए हमारा भी ये फर्ज बनता है कि अब उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिलनी ही चाहिए। हाँ अनुज, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जाने दो, सुहानी की खुशी में ही हमारी खुशी है। कोई बात नहीं। अब सभी घर वाले सुहानी की हर फरमाइश को पूरी करने में जुट जाते हैं। रोज उसकी पसंद का ही खाना बनता है और वो अपने परिवार के साथ जगह जगह पर घूमने भी जाती है। फिर एक रोज, माँ, मुझे भी वैसे कपड़े पहनने हैं जैसे वो पड़ोस की काकी की बेटी ने पहने थे, और मुझे भी एक बढ़िया सा स्क्रीन टच वाला महंगा फोन चाहिए। माफ करना माँ, अगर मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूँ तो, लेकिन मैं उस सब का इस्तेमाल गलत नहीं बल्कि अच्छे काम के लिए ही करूँगी। क्यों नहीं बेटा,
जरूर। तू आज अपनी दोनों भाभीियों के साथ शॉपिंग करने जा और तेरा जो मन है वो सब ले ले। हाँ बिटिया। ठीक है माँ पापा, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। स्वाति भाभी, वर्षा भाभी, आप दोनों भी जल्दी से तैयार हो जाइए। ठीक है सुहानी। हाँ सुहानी, हम अभी आते हैं। फिर कुछ ही देर में वो तीनों शॉपिंग करने निकल जाते हैं और सुहानी पूरे एक ही दिन में 70,000 का बिल बना देती है। वो बहुत महंगे कपड़े और महंगा फोन लेती है और उसका बिल देखकर स्वाति और वर्षा बहुत हैरान रह जाती है। हे भगवान, अगर एक दिन में मैंने इतना बिल बना लिया तो माँ जी और पापा जी मुझे 100 गालियां देंगे। और नहीं तो क्या, वैसे तो ये लोग कितने अमीर हैं, लेकिन दिल के कितने कंजूस हैं। लेकिन अपनी बेटी के लिए बराबर पैसा उड़ा रहे हैं। घर की बहू के लिए तो इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। छोड़ना स्वाति, अब क्या ही कर सकते हैं। सुहानी इतने सालों बाद आई है, जाने दे। ये नया नया सब कुछ ऐसा ही रहता है। हाँ वो तो है। फिर एक दिन अचानक से सुहानी को हल्का सा बुखार आता है। तभी वो पूरे घर को सर पर उठा लेती है। माँ पापा, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। काफी कमजोरी भी आ गई है। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने भी कहा है कि यह हल्का सा बुखार है और मौसम के बदलाव के कारण ये सब तो होता ही रहता है। ठीक है पापा, देखो ना, सर्दी भी कितनी हो गई है मुझे। एक काम करो स्वाति भाभी, आप ना मेरे लिए छोले भटूरे बना दो। और हाँ, टमाटर का गर्मा गर्म सूप भी बना देना। लेकिन सुहानी, तुम बीमार हो और ऐसे में छोले भटूरे? हाँ बेटा, तुझे इस हालत में ये सब नहीं खाना चाहिए। नहीं माँ, मुझे छोले भटूरे ही खाने हैं। बीमारी में जो भी मन करता है वो खाना चाहिए। पर बिटिया, छोले भटूरे में कितना मसाला होता है और भटूरे तो काफी ऑयली भी होते हैं। मुझे कुछ नहीं पता पापा। अगर मुझे छोले भटूरे नहीं मिले तो मैं दवाइयाँ भी नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, शांत हो जाओ तुम। और स्वाति बहू, चुटकी के लिए छोले भटूरे बनाओ। इतना ही नहीं, वर्षा भाभी, आप मेरे लिए खीर बनाइए। जब मैं यहाँ पर आई थी तब आपने बहुत अच्छी खीर बनाई थी। खीर के साथ साथ गुलाब जामुन भी बनाना, वो भी काजू मिलाकर। ठीक है सुहानी, अभी बना देती हूँ। सुहानी बिटिया, अब तू आराम कर। जब सारा खाना बन जाएगा तब मैं तुझे उठा दूंगी। नहीं माँ, अभी मैं पिक्चर देखूंगी। मुझे सलमान खान की फिल्में बहुत पसंद है। और पापा, आप अनुज भैया और माधव भैया से कहिए ना कि वो मुझे विदेश घुमा लाए, वो भी स्विट्जरलैंड। हम अगले महीने ही जाएंगे। आप उन्हें बताओगे ना पापा? लेकिन बिटिया, तू अभी ठीक तो हो जा, फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी माँ, बस आप दोनों भैया से कह दीजिए कि वो मुझे लेकर जाए। ठीक है बिटिया, मैं उन्हें कह दूंगी। तू फिक्र मत कर और अब पहले आराम कर और जल्दी से ठीक हो जा। सुहानी की यह बढ़ती नौटंकी देखकर स्वाति और वर्षा धीरे धीरे परेशान होने लगती है। अरे इसने तो हमारी नाक में दम करके रखा है। अभी इसे आए पूरे 10 दिन भी नहीं हुए, लेकिन ये तो हमारा सरदर्द बन चुकी है। तुमने बिल्कुल सही कहा स्वाति। अरे सुहानी की हरकतों को और उसकी चाल चलन को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो किसी आश्रम से लौट कर आई है। लगता है आश्रम में रहकर उसने कुछ अच्छा नहीं सीखा, इसीलिए इतनी बेअक्ल है। हाँ भाभी, और अपने ऊपर भी रहता है कि अच्छी जगह में रहकर खुद के अंदर अच्छे संस्कार डालना, खुद को अच्छी सीख देना। लेकिन सुहानी को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो आश्रम में बस रहने के लिए ही रह रही थी। वहां से तो इसने कुछ भी नहीं सीखा है। वही तो स्वाति, अरे हल्के से बुखार में भी इतनी नौटंकी कौन करता है भला। माना कि ये घर की छोटी बेटी है, लेकिन इतना नाटक तो कोई नहीं करता। फिर रात में जब वर्षा को नींद नहीं आती
तब वो टेरेस पर चली जाती है। तभी अचानक से उसकी नजर नीचे जाती है, जहां पर वो देखती है कि सुहानी बंगले के पीछे के गेट की तरफ जा रही है। ये क्या? ये सुहानी इतनी रात गए बंगले के गेट के पीछे क्या कर रही है? तभी वहां पर बाइक पर सवार एक आदमी आता है और वर्षा ये देखकर चकित रह जाती है। कौन है ये आदमी और इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है? अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सोनिया शादी करके शहर से गांव अपने ससुराल आती है। तभी वहां पर नहाने के लिए ठंडा पानी देखकर सोनिया कांप उठती है। अरे नहीं अम्मा जी, मैं इतने ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगी। मरना है क्या मुझे इतनी ठंडी में, जो आप मुझे इतने ठंडे पानी से नहला रही हो? अरे बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है? इस पानी से कुछ नहीं होगा। चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी हो, हम सभी लोग तो 12 महीने इसी पानी से नहाते हैं। और तुझे भी कुछ नहीं होगा। एक बार नहा के तो देख ले। हाँ सोनिया बहू, कुछ भी नहीं होगा। पहले पहले थोड़ी ठंडी लगेगी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अब से रोजाना तुम्हें इसी ठंडे पानी से नहाना है। नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगी इस ठंडे पानी से। अतुल, गीजर लगाओ। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं ठंडे पानी से नहा नहीं सकती। शहर में तो हमारे घर में गीजर होते हैं, तो यहाँ पर मैं ठंडे पानी से कैसे नहा सकती हूँ? लेकिन सोनिया, यहाँ पर गीजर कैसे? गीजर कितना महंगा आता है, तुम्हें तो पता ही है ना। ना ना, इस घर में कोई गीजर नहीं लगेगा और बहू तो इसी ठंडे पानी से नहाएगी। चल बहू, जल्दी से नहा ले। फिर सोनिया को ना चाहते हुए भी उस ठंडे पानी से नहाना ही पड़ता है, और जिस वजह से उसका पूरा बदन सुन्न पड़ जाता है और वह बहुत ज्यादा कांपने लगती है। देखा तुमने? हाँ, हाँ, मेरी कैसी हालत हो गई है। फिर सोनिया अपना बदन पोंछने के बाद अतुल के पास आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। सोनिया, तुमने मेरे गाल पर सितार क्यों बजाया? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? अरे तुम तो एक नंबर के फ्रॉड हो। तुम अगर मुझे पहले बताते कि तुम्हारे गांव में ठंडे पानी से नहाया जाता है, तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। मुझे माफ कर दो सोनिया डार्लिंग। अब मैं भी क्या करूं? हमारे गांव में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये गांव तो आज भी पिछड़ा हुआ गांव है। अरे पिछड़ा हुआ गांव नहीं, तुम लोगों की सोच है। तुमसे प्यार करना ही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। फिर अतुल 2 दिनों के बाद शहर में अपनी नौकरी के लिए निकलने वाला होता है। तभी सोनिया अपने सास ससुर से कहती है, अम्मा जी, बाबूजी, मुझे भी अतुल के साथ शहर में जाना है। कल सुबह ही मैं उसके साथ निकल जाऊंगी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ सोनिया बहू, तुम अतुल के साथ नहीं जाओगी। लेकिन क्यों बाबूजी? नहीं मतलब नहीं। अरे सोनिया बहू, अगर तू भी उसके साथ वहां पर चली जाएगी तो क्या फायदा शादी करके? अरे अगर हमें हमारी बहू रानी का सुख ही ना मिले तो क्या फायदा है ऐसी शादी का? गोमती बिल्कुल सही कह रही है। बहू, अगर तुम्हें शहर ही जाना है तो हमारे अतुल से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना होगा। इसीलिए चुपचाप यहीं पर रहकर अपना बहु धर्म निभाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने सास ससुर के सामने सोनिया कुछ भी नहीं बोल पाती। वो उन पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अतुल, तुम तो चले जाओगे शहर में, लेकिन मुझे यहाँ पर घुट घुट कर जीना होगा। जीने के लिए तो जी भी लूंगी मैं, लेकिन इस भयंकर ठंड में मैं ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी? ठंडे पानी को देख के ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोनिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जॉब करके 3 से 4 महीनों में
मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और यहाँ का रिनोवेशन कराऊंगा और साथ ही गीजर भी लगाऊंगा। बस मुझे उतना समय दे दो प्लीज जानू, इतना तो कर ही सकती हो ना मेरे लिए। अरे यार, लेकिन उतने समय तक मैं यहाँ पर ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी? ओ गॉड, उठा ले मुझे। फिर अगली सुबह अतुल अकेला ही शहर चला जाता है और बेचारी सोनिया गांव में अकेली रह जाती है। और जब जब वह ठंडे पानी को देखती है, वह दूर से ही कांपने लगती है। अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं, मैं आज नहाऊंगी ही नहीं। बस मुंह पर थोड़ी सी छींटे मार लेती हूँ। फिर सोनिया पानी की छींटों को मुंह पर मार लेती है और अब वो हर रोज यही करने लगती है। फिर एक दिन वो अपनी सास की गैर मौजूदगी में चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख देती है। आज तो माजी बाहर गई है, चलो अच्छा है, जल्दी जल्दी से ये पानी गर्म कर लेती हूँ और इससे नहा भी लेती हूँ। मैं तो एक हफ्ते से नहीं नहाई, बहुत चिड़चिड़ हो रही है मुझे, गंदा भी बहुत लग रहा है। लेकिन उतने में वहां पर गोमती आ ही जाती है। बहू, ये तूने क्या कर दिया? इन लकड़ियों को तो दोपहर का खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना था, लेकिन तूने तो इसे अभी जला दिया। हट अब यहाँ से, नालायक कहीं की। अम्मा जी, मैं तो बस बस, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू यहाँ पर क्या कर रही थी। अरे तुझे मैंने फारसी भाषा में बताया था क्या? हम सभी लोग यहाँ पर ठंडे पानी से नहाते हैं और तुझे भी ठंडे पानी से ही नहाना होगा। उल्टा ठंडे पानी से नहाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वो आपके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए नहीं। ठंडे पानी से नहाने से मुझे जुकाम हो जाता है। बहू, तुम सुबह शाम ठंडी लस्सी पीती हो, इसीलिए तुम्हें जुकाम हो जाता है। ठंडे पानी से कभी जुकाम नहीं होता। कान खोलकर सुन ले बहू, ये चूल्हे की लकड़ियां सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। अगर तुझे अपने नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए तो खुद जाकर जंगल से लकड़ियां बीन कर लानी होगी। लेकिन अम्मा जी, मैं कैसे जंगल में जाऊंगी? आपको तो पता है ना, जंगल कितना डरावना है। पड़ोस की बिंदिया बता रही थी कि वहां पर बहुत सारे शेर हैं और वो कहीं भी घूमते रहते हैं। कभी कभार गांव में भी आते हैं और अगर किसी शेर की चपट में मैं आ गई तो, और उसने मुझे खा लिया तो? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे हम लकड़ियां बीनकर लाते हैं, वैसे तुझे भी अगर गर्म पानी चाहिए तो खुद जाकर लकड़ियां बीननी होगी। समझ गई? बेचारी सोनिया, उसे अब फिर से बिना नहाए काम चलाना पड़ता है। वो बस पानी के छींटों से मुंह धोती है और अब सोनिया को बिना नहाए 15 दिन गुजर जाते हैं। सोनिया बहू, जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे अभी तो तुझे साबुत मूंग की दाल और भरवा भिंडी भी बनानी है। तेरे बाबूजी ने तो घेवर भी कहा है बनाने के लिए। अम्मा जी, आप दोनों इतने भुक्कड़ कैसे हो सकते हो? अरे ये सब मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? आप दोनों का खाना ही 10 लोगों के खाने के बराबर है। ज्यादा नाटक मत कर, सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे। हमें कोई बहाना नहीं चलने वाला। और ये क्या, तेरे बदन से इतनी गंदी सड़ी हुई बदबू कैसे आ रही है? आज तू नहाई नहीं क्या? ओह नो, आज तो मैं जल्दी जल्दी में परफ्यूम लगाना ही भूल गई। टैल्कम पाउडर भी नहीं लगाया मैंने। शिट। हाय हाय हाय। अम्मा जी, मैं रोज नहाती हूँ और आज भी मैं नहा कर आई हूँ। लगता है आपके नाक में ही कुछ गड़बड़ है, इसीलिए आपको गंदी बदबू आ रही है। जाइए, आप खुद पहले अपना नाक साफ करके आइए। ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ। लेकिन बहू, बदबू तो तेरे यहाँ से ही आ रही है। फिर एक दिन जब गांव में हैंडपंप में से पानी नहीं आता, तब गांव की सारी महिलाएं नदी पर जाकर नहाने का तय करती हैं। क्या?
हाँ बहू, आज पानी नहीं आया है, इसीलिए हम सबको नदी पर जाकर ही नहाना होगा। चल चल, जल्दी से अपने कपड़े ले ले। हे भगवान, अभी तक तो मैं बाथरूम में जाकर झूठ मूठ का नहाने का नाटक करती थी, लेकिन आज सबके सामने मैं इतने ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी। गोमती, सोनिया और गांव की बाकी औरतें नदी के लिए निकल ही रही होती है कि तभी सोनिया जुकाम होने का नाटक करती है। अच्छा, अम्मा जी, लगता है मुझे डेंजर वाला जुकाम हो गया है। मैं आज नहीं नहा पाऊंगी। हाँ गोमती बहन, अगर आज तुम्हारी बहू रिया नहाएगी तो और ज्यादा बीमार पड़ जाएगी। नहीं नहीं, अगर तू ही बीमार पड़ गई तो घर के काम कौन करेगा? मैं तुझ पर गंगाजल छिड़क दूंगी, फिर तू घर के सारे काम कर सकती है। लेकिन हाँ, घर के पूजा घर से दूर ही रहना। ठीक है अम्मा जी। हुश, बाल बाल बच गई आज तो मैं। फिर एक दिन, सोनिया बहू, आज तुम्हारी सास बाजार गई है और पूजा का समय निकला जा रहा है। जाओ, पूजा घर में दीप प्रज्वलित कर दो बहू। ठीक है बाबूजी, अभी करती हूँ। तभी गोमती वहां पर आती है। रुक जा बहू, तू दिया नहीं जलाएगी। लेकिन क्यों गोमती? अरे अतुल के बाबूजी, ये लड़की पिछले 1 महीने से नहाई नहीं है। ये तो बस नहाने का नाटक करती आई है। क्या? लेकिन तुम ये दावे के साथ कैसे कह सकती हो? मुझे पड़ोस वाली छबीली ने बताया है। जब ये अपनी शहरी सहेली से फोन पर बतिया रही थी और उससे अपने सारे दुखड़े सुना रही थी, तब छबीली ने उसकी सारी बातें सुन ली। इस छबीली की तो ऐसी की तैसी। इसको मेरे मामले में दखल देने की क्या जरूरत थी? बिना नहाकर पूजा करके हमारे घर में पनौती लाना चाहती हो क्या? कल मुही करम जली। बस अम्मा जी बस, बहुत हो गया आपका। अरे मैं भी कब तक सहूंगी यार। मैं एक शहर में रहने वाली लड़की हूँ। आप मुझसे कैसे उम्मीद रख सकती हो कि मैं ठंडे पानी से नहा लूंगी? अगर आपको मैंने कोई अपना शहरी काम दे दिया तो क्या वो आप कर पाओगी? आवाज ऊंची मत कर बहू। आज तो मैं बोलूंगी। आप लोग यहाँ बचपन से रह रहे हो, इसीलिए ठंडे पानी से आसानी से नहा लेते हो, लेकिन मैं नहीं नहा सकती। एक तो आप मुझे चूल्हे पर पानी भी गर्म करने नहीं देती और ना ही घर में गीजर लगाने देती हो। मैं भी क्या कर सकती हूँ भला? मुझे बिना नहाए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं रह रही हूँ। लेकिन अब बस, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बहू? हाँ बाबूजी, अब चाहे मेरा रिश्ता भी टूट जाए, लेकिन मुझे कोई गम नहीं होगा। मैं शहर जाकर ही रहूंगी और सबसे पहले वहां पर जाकर गर्मा गर्म पानी से नहाऊंगी। सोनिया की बातें सुनकर गोमती और लखन को उसका दर्द समझ में आता है। माफ कर दे बहू, हम तुझे समझ ही नहीं पाए और तुझे गांव की जिम्मेदारियों में अचानक से बांधने लगे। हाँ बहू, माफ कर दो हमें। और तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इस घर में ही गीजर लगाऊंगी। हमारे पास जमा किए हुए पैसे हैं, उन पैसों से ही गीजर लाऊंगी मैं। सच? हाँ बहू। शुक्रिया अम्मा जी। फिर दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगती है और अगले दिन ही घर में नया गीजर लगता है। लीला और उसकी बहू शर्लिन दोनों दिन रात साथ में बैठकर टीवी पर तरह तरह के शोज देखते हैं। उनमें से उन्हें कॉफी विद करण देखना बहुत पसंद होता है। माँ जी, ये शो तो एकदम मजेदार है। कभी कभी तो मेरा भी मन करता है कि करण जौहर की तरह मैं भी लोगों से सवाल जवाब करूं और खूब गप्पे भी लड़ाऊं। हाँ बहू, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मेरा भी वही मन करता है। एक काम करते हैं, तू गेस्ट बन और मैं तुझे सवाल पूछूंगी और एक बढ़िया से कॉफी भी दूंगी।
लेकिन माँ जी, ये आइडिया पहले मैंने बोला था, तो आप मेरी गेस्ट बनिए। मैं आपसे सवाल पूछूंगी। नहीं बहू, मैं बड़ी हूं ना, तो मैं ही सवाल पूछूंगी और तू गेस्ट बन। नहीं माँ जी, आप बनोगी मेरी गेस्ट। अच्छा बाबा, सुन, क्यों ना हम दोनों साथ में लोगों से सवाल जवाब पूछे, इसमें मजा भी आएगा। अरे हाँ माँ जी, लेकिन हम लोगों को गिफ्ट हैम्पर में क्या देंगे? हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं है। अरे तू उसकी चिंता मत कर, मेरे पास एक मस्त प्लान है। हम सबको 10 सवाल पूछेंगे और जो भी जीतेगा उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। और अगर किसी ने एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया तो वो पूरी की पूरी गेम हार जाएगा और उसे हारने के बदले 1,000 रुपए देने होंगे। ये रहेगा हमारे शो का रूल। वाह माँ जी, क्या तिगड़म लगाया है आपने। 10,000 रुपए जीतने के लिए लोगों को सारे जवाब देने होंगे, और अगर एक जवाब भी नहीं दिया तो गेम क्विट करने के लिए 1,000 रुपए देने होंगे। हाँ बहू, हम उनसे आखिर में ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे और गेम हार जाएंगे। सही है माँ जी। चलो तो फिर शुभ काम में देरी कैसी। हमारे कॉफी विद सास बहू के शो की शुरुआत हम अपने ही घर से करते हैं। अभी विवान आता ही होगा। फिर शर्लिन अपने पति के आने के बाद उसे शो का पूरा कॉन्सेप्ट समझाती है। अरे वाह, गेम तो बहुत ही सिंपल है। मैं तो आप दोनों के सारे सवालों का जवाब चुटकी में दे दूंगा और सारे 10,000 रुपए भी जीत जाऊंगा। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा लल्ला। शो की शुरुआत शर्लिन विवान को कॉफी देकर करती है। दोनों सास बहू आपस में फुसफुसाती है और सवाल जवाब शुरू करती है। तो लल्ला, मुझे सच सच बताना कि आखिर तेरी तनख्वाह कितनी है, और अगर तू झूठ बोला तो ये गेम हार जाएगा। हाँ पतिदेव, नो चीटिंग। हाँ क्या माँ, आप भी। मेरी तनख्वाह 25,000 है और ये बात तो आपको अच्छे से पता है, और यही कटु सत्य भी है। ठीक है, अभी मेरे सवाल का जवाब दो। ये बताओ कि मुझसे शादी करने से पहले क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की थी क्या? सच सच बताना, वरना अभी तुम्हें सूली पे चढ़ाऊंगी। नहीं शर्लिन, तुमसे शादी करने से पहले मेरा कोई अफेयर नहीं था। हाँ, बस एक स्कूल टीचर पे क्रश था, लेकिन वो भी बचपने वाला। लल्ला, अपनी माँ के सामने ये सब कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? ओह सॉरी माँ। क्या तुम भी शर्लिन कुछ भी सवाल करती हो। ऐसे ही दोनों सास बहू मिलकर विवान से सवाल जवाब करती है। अच्छा लल्ला, अब मुझे ये बात बता कि तू मेरे और बहू में से सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? क्या ये कैसा सवाल है माँ? सवाल तो सवाल होता है, जवाब दो जल्दी। हे भगवान, ये किस धर्म संकट में फंस गया मैं। अगर माँ का नाम लिया तो बीवी खा जाएगी, और अगर बीवी का नाम लिया तो माँ डंडे मारेगी। अरे किन ख्यालों में खो गए? जवाब दो। नहीं नहीं, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये सवाल पास करो और दूसरा सवाल पूछो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें हमने पहले ही बताया था, अगर किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें गेम क्विट करने के लिए 1,000 रुपए देने होंगे। क्या? अगर मैंने इसका जवाब गलती से भी दे दिया तो घर में विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। उससे अच्छा तो मैं इन दोनों को 1,000 रुपए दे देता हूँ और इस गेम से आउट हो जाता हूँ। फिर विवान को ना चाहते हुए भी उन दोनों को 1,000 रुपए देने पड़ते हैं। और उसके बाद देखा माँ जी, मैंने आपको कहा था ना, आखिरी सवाल वही रखते हैं। हमारी प्लानिंग काम आई। हाँ बहू, चल अब जल्दी से घूमने चलते हैं और आज हम सिनेमा घर में फिल्म भी देखने जाएंगे और वहां पर जाकर बड़े वाले पॉपकॉर्न की बाल्टी भी लेंगे।
माँ जी, वो बाल्टी नहीं होता, वो पॉपकॉर्न बकेट होता है। हाँ बहू, वही बोला मैंने भी। फिर दोनों मजे से घूमने जाती हैं और फिल्म देखकर वापस आती हैं। फिर वो दोनों अपने शो का प्रमोशन अपने सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के स्टेटस पर करती हैं, जिससे लोग उनके स्टेटस को देखकर उनके इस शो के बारे में जानने लगते हैं। एक दिन उनकी पड़ोसन मालिनी उनके इस स्टेटस को देखती है। इस तरह हमने जीते 1000 रुपए। क्या आप में है दम? क्या आप सारे सवालों के जवाब दे पाओगे? आजमाइए अपनी किस्मत और देखिए कि आपकी किस्मत में जीत लिखी है या फिर हार। अरे वाह, ये लीला और उसकी बहू का शो तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। सिर्फ 10 सवालों के जवाब देकर मैं 10,000 रुपए जीत सकती हूँ, और अगर हार भी गई तो सिर्फ 1,000 देने होंगे। अगर कोई बड़ा काम होता तो एक बार मैं सोच भी लेती, लेकिन 10 सवालों के जवाब देने के लिए मैं भला क्यों डरूंगी। मैं आ रही हूँ शर्लिन और लीला, 10,000 रुपए निकाल कर रखना। फिर मालिनी लीला और शर्लिन के शो में आती है। आओ मालिनी काकी, बैठो। क्या बात है मालिनी बहन, आपको देखकर तो हमें बड़ा ही अच्छा लगा। अब इतने सुनहरे मौके को कोई कैसे ठुकराए भला। घर बैठे 10,000 रुपए जीतने का ये कितना अच्छा मौका है। वो तो है, लेकिन अगर हार गई तो तुम्हें 1,000 रुपए देने होंगे। वो तो लाई हो ना? लाई तो हो, लेकिन दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं ये गेम जीत कर ही जाऊंगी। फिर वो तीनों कॉफी पीते हुए शो को शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। पिछले सोमवार को जब मैं और मेरी बहू आपके घर आने वाले थे, तब आपने कहा था कि आपने खाना नहीं बनाया है, लेकिन हमें तो आपके घर से खाने की खुशबू आ रही थी। बताओ, क्या सच है? हाय राम, यहाँ तो पहले सवाल में ही इसने मेरी बोलती बंद कर दी। जवाब दीजिए मालिनी आंटी। अब क्या करूं? जाने दो, सच बोलने में क्या जाता है। वैसे अगर मैं जीत गई तो मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे। वो दरअसल हाँ, बनाया था उस रात को खाना, और वो स्पेशली जिग्ना के पापा के लिए बनाया था, इसीलिए मैंने आपको झूठ बोला। ऐसे ही वो दोनों मालिनी से बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, और एक सवाल ऐसा आता है जहां पर मालिनी की बोलती ही बंद हो जाती है। मालिनी काकी, सच सच बताइए, उस दिन आपने रसिका काकी से चित्रा के बारे में कौन सी चुगली की थी? हाय हाय, ये चित्रा तो इस शर्लिन की खास सहेली है, और अगर मैंने सच बता दिया तो बाकी औरतें मुझे डंडे मारने आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं पैसे दे सकती हूँ, लेकिन लोगों की मार नहीं खा सकती। क्या हुआ मालिनी बहन, जल्दी जवाब दो। जवाब के बदले लेने के देने ना पड़ जाए, इसीलिए मालिनी उन दोनों को 1,000 रुपए दे देती है, और वहां से 9-2 11 हो जाती है। देखा बहू, कैसे इंजन की रफ्तार से भी तेज भागी है मालिनी। हाँ माँ जी, इस शो को करते हुए मजा तो बहुत ही आ रहा है, और हम लोगों को अपने झांसे में फंसाकर उनसे पैसे भी लूट रहे हैं। अपनी लाइफ तो सेट है बॉस। अब मालिनी के बाद उनके यहाँ पर एक विधवा औरत आती है, जिसका नाम रीना होता है। आओ रीना, वेलकम टू कॉफी विद सास बहू। थैंक यू शर्लिन। तो बताओ, हारने की तैयारी करके आई हो या जीतने की? ऑफ कोर्स जीतने की आंटी। अरे कोई पागल ही होगा जो ये मामूली शो हारेगा। मैं तो आज यहाँ से 10,000 रुपए लेकर ही जाऊंगी। आप कॉफी दीजिए और सवाल जवाब शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा पहला सवाल। तुम गली मोहल्ले में सबको कहती रहती हो कि तुमने म्यूजिक स्कूल की डिग्री ली है, और साथ ही तुम बहुत ही सुरीला गाती हो, लेकिन तुमने कभी किसी को गाकर नहीं सुनाया। जरा हमारे सामने गाकर
इस सच को साबित करा। ओह नो, अब मैं क्या करूं? गाऊं रीना? हाँ, लेके जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात। अरे बस बस बस, भूकंप या सुनामी आए उससे पहले शांत हो जाओ। अब अगला सवाल बहू पूछेगी। अच्छा तो ये बता, तुम्हारे पति को गुजरे ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए और तुम इतने खुश कैसे रह सकती हो? ओफो शर्लिन, मैं इस नए जमाने की लड़की हूँ। जीवन साथी के जाने के बाद किसी का जीवन थोड़ी ना रुकता है। अब जो होना था वो तो हो गया। और वैसे ही वो दोनों उनसे कई सारे सवाल पूछती है और आखिर में एक सवाल लीला पूछती है। अच्छा तो ये बात बता, वैसे हमने उड़ता उड़ता सुना है कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के कारण आत्महत्या की है। क्या ये बात सच है? क्या? अरे ये क्या, ये औरत तो मेरी सारी पोल खोल रही है। हाँ या ना? ये कैसा सवाल है? नहीं नहीं, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। ये मेरी निजी जिंदगी की बात है। मैं ये गेम शो क्विट करना चाहूंगी। अभी तक तो मैंने 8 सवालों के जवाब भी दे दिए। मुझे उनके पैसे दे दो। ज्यादा लाड़ में मत आओ, तुम्हें वो पैसे नहीं मिलेंगे। उल्टा गेम क्विट करने के लिए तुम्हें हमें 1000 रुपए देने होंगे। बहू, इसका बैग छीन ले इससे, तब तक मैं इसे पकड़ कर रखती हूँ। हाँ माँ जी। फिर शर्लिन रीना के बैग में से 1000 रुपए निकालती है और उसके बाद वो दोनों रीना को घर से बाहर निकालते हैं। ये सब देखकर विवान बहुत परेशान हो जाता है और अपने पापा से कहता है, पापा, आप तो दिन भर दुकान पर रहते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि कैसे ये दोनों सास बहू मिलकर लोगों को उनकी निजी जिंदगी के सवाल पूछती है और उनसे पैसे लूटती है। एक दिन कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, लोग तो हमें ही मारने आएंगे ना। हाँ विवान बेटा, तुम सही कह रहे हो। अब बस बहुत हुआ इन दोनों का। इन दोनों को तो अब मैं ही सबक सिखाऊंगा। फिर एक दिन ससुर उन दोनों से कहता है, बहू लीला, आज मैं तुम दोनों के साथ ये गेम शो खेलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर मैं हार गया तो मैं तुम दोनों को 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम दोनों को ये गेम शो बंद करना होगा। बस यही शर्त? ठीक है विवान के पापा, वैसे भी हम ही जीतेंगे, हमें पूरा यकीन है। हाँ पापा जी, अच्छे से अच्छे लोगों को हमने अपने सवालों के जाल में फंसाया है, तो आप कौन सी खेत की मूली हो? फिर वो दोनों सास बहू मिलकर उनके साथ सवाल जवाब करती हैं। तो पहला सवाल, पापा जी आप ये बताइए कि प्रॉपर्टी में से आप विवान को और दीदी को कितना हिस्सा देने वाले हो? सच सच बताना पापा जी। अरे इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। मैं अपनी बेटी को या बेटे को कितने भी पैसे दूं, उससे तुमसे क्या मतलब? वो मेरी प्रॉपर्टी है। और रहा तुम्हारा सवाल, तो मैंने उन दोनों के नाम पर बराबर की प्रॉपर्टी की है। ये सुनकर शर्लिन की बोलती बंद पड़ जाती है। फिर लीला पूछती है, अच्छा ठीक है, ये बताइए आपने मुझे कहाँ पर प्रपोज किया था? अरे लीला, उम्र के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, लेकिन मेरी नहीं। मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम्हें कभी प्रपोज नहीं किया। ये कैसे सवाल पूछ रही हो तुम? लीला और शर्लिन अपनी पूरी जी जान लगाकर ससुर को कठिन से कठिन सवाल पूछती है, लेकिन वो उन सबके जवाब एकदम सही देता है। अच्छा ये बताइए, उस दिन बाजार में जो आपको औरत मिली थी, उसका और आपका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही है या फिर उससे भी बढ़कर? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अभी पता लगा सकती हूँ।
और उसके लिए मैं उसे आपके फोन से मैसेज करूंगी। फिर देखती हूँ कि वो दोस्त बोल के रिप्लाई करती है या फिर जान बोलकर। तुम्हारे घटिया दिमाग में क्या क्या ख्याल आते रहते हैं लीला। अरे मेरा उस औरत के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये लो फोन और मैसेज करके देख लो उसे। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता भी तो तुम इस उम्र में कहाँ दर दर की ठोकरें खाती? हाँ, अच्छा ठीक है, अब ज्यादा चढ़ो मत मुझ पर। चलो, तो इसी के साथ मैंने सारे के सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और तुम दोनों की बुरी तरह हार हो चुकी है। और जैसे कि तय हुआ था, तुम दोनों को ये शो बंद करना होगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए जी। हम आपको 10,000 रुपए दे देंगे, लेकिन आप हमारा शो मत बंद कीजिए। हाँ पापा जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं लीला, तुम दोनों ने सारी हदें पार कर दी है। अरे दूसरों को निजी जिंदगी के सवाल पूछते हुए तुम दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं आती। लोगों को ऐसे धर्म संकट में डाल देती हो कि उन्हें अपने 1,000 रुपए देने ही पड़ते हैं। और तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए ही मैंने तुम्हारे साथ यह खेल खेला। लेकिन अब बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। और ससुर उन दोनों को बहुत डांटता है और उसके बाद उन दोनों को ना चाहते हुए भी वो शो बंद करना पड़ता है।